कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ खसरा एंडेमिक है। और जब हम एंडेमिक कहते हैं इसका मतलब ये है कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये सारा साल रहता है इस मुल्क के अंदर और किसी न किसी इलाके में चल रहा होता है। और जैसे ही आपकी जो इम्यूनिटी है उस ख़ास एरिया के अंदर वो फॉल करती है, और ज़ाहिर बात है बच्चे खेलने के दौरान, एजुकेशन के दौरान डॉर्मेट्रीज़ में होते हैं बच्चे, इवन माएँ नर्सरी में छोड़ जाती हैं जो वर्किंग लेडीज़ हैं अपने बच्चों को, तो कहीं ना कहीं बच्चे एक दूसरे के करीब आते हैं। और बच्चा जो इफ़ेक्टेड बच्चा है, जब वो छींक करता है, अगर वो ज़ोर से बोलता है, कफिंग करता है, तो ना सिर्फ सामने वाले बच्चे को डायरेक्टली ये वायरस ट्रांसमिट कर जाता है, बल्कि अगर उस माहौल के अंदर जो भी जैसे आप टेबल समझ लें, कुर्सी समझ लें, बच्चों के खिलौने हैं, उनके ऊपर भी ये वायरस आ जाता है। और कोई दूसरा बच्चा अगर इन खिलौनों को, उस मेज़ को, कुर्सी को पकड़ता है और बाद में अपने चेहरे पे हाथ लगाता है, तो उससे भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसलिए ये बड़ा कॉमन है जो बच्चों के अंदर ट्रांसमिट होता है। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि वैक्सीन जब आप लगवा लेते हैं तो इसकी 2 डोजेज़ होती हैं जी वैक्सीन की। एक 9 महीने पे लगवाई जाती है पाकिस्तान शेड्यूल के मुताबिक, अच्छा। और दूसरी तकरीबन 15 महीने पे लगवाई जाती है। और अगर आपने बच्चे को एक वैक्सीन की डोज़ लगाई है तो 93% प्रोटेक्शन हो जाती है, और अगर 2 लगवा दी हैं तो तकरीबन 97% प्रोटेक्शन हो जाती है। तो हमारा टारगेट ये है कि WHO जो आलमी इदारा सेहत है वो ये कहता है कि हमारी पॉपुलेशन में से 95% बच्चे वैक्सीनेट होने चाहिए 2 डोजेज़। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो पाकिस्तान के अंदर और तकरीबन पहली डोज़ जो है वो 80% 82% बच्चों को लग रही है, और जो दूसरी डोज़ है उसमें ड्रॉप आउट ज़्यादा है और वो तकरीबन 52-56 इससे भी शायद कम तकरीबन इसके करीब है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हमने बच्चे को वैक्सीनेट करवा लिया है, किस एज में पहली वैक्सीनेशन इसको लग जाती है? क्योंकि एक तो बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त उसको एक वैक्सीनेशन लगती है, उसके बाद उसके टाइम टेबल के मुताबिक उसको डिफरेंट मंथ में लगती रहती है। अगर बच्चा 9th मंथ, आपने कहा पहली वैक्सीनेशन, पहली मीजल्स की जो वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं वो पहली 9 मंथ पे लगती है, और दूसरी जो है ना जी वो 15 मंथ। अगर 9 मंथ से पहले आपका बच्चा इससे क्या इन्फेक्ट हो सकता है, और अगर हो गया है तो फिर उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर किस तरह के असरात होंगे, और उस सूरत में फिर हमें क्या करना होगा? उस बच्चे में भी अलामात यही होंगी, शदीद किस्म का फीवर, हाई फीवर होगा, बहती हुई नोज़ होगी, या फिर आपके जिस्म पर दाने होंगे? देखिए, जो बच्चा जब डिलीवर होता है तो माँ के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, जाहिर बात है कि माँ या तो वैक्सीनेटेड होगी या उसको ड्यूरिंग लाइफ टेन्योर उसको कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन लग गई होगी। दोनों सूरतों में उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं और जो मदर से बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये जो इम्यूनिटी ट्रांसफ़र होती है इज़ सफिशेंट टू प्रिवेंट द चाइल्ड फॉर फर्स्ट 9 मंथ्स। तो इसलिए 9 महीने पे क्यों लगाया जाता है? क्योंकि माँ के अंदर जो इम्यूनिटी उसमें ट्रांसफ़र हुई है उसकी वजह से ये बीमारी होती नहीं है अमूमी तौर पर, और उसमें अगर कोई रैशेज़ आ रहे हैं तो मोस्ट प्रॉबली वो उसके नहीं है, मीज़ल्स की वजह से नहीं है। वो बहुत सारे हमारे वायरसेस हैं जो रैशेस क्रिएट कर सकते हैं और उनकी रीज़न बन सकते हैं। तो अमूमी तौर पे जो मीज़ल है वो 9 महीने से पहले उसके चांसेस बहुत ही कम है। और क्योंकि ये वायरस बीमारी है, ज़ाहिर बात है कि आपने इसमें जो उसमें कोई एंटीबायोटिक तो आप दे नहीं सकते हैं, आप सिम्टोमेटिक मेजर्स हैं। तो अगर वो मीज़ल नहीं भी है, कोई और वायरल बीमारी है, तो आपका डॉक्टर उसको देखेगा और अकॉर्डिंगली फिर उसको। और ये कितने दिन में नमूदार हो जाता है? क्योंकि अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि पहले बच्चे को काफ़ी दिन तक फीवर रहता है, और फीवर के लिए फिर अमूमी तौर पे डॉक्टर्स एंटीबायोटिक भी रिकमेंड कर देते हैं। खुदा न खास्ता अगर आप मीज़ल्स है वो नमूदार नहीं हुआ, एंटीबायोटिक दे दिया, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, और हमें किन चीज़ों से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये मीज़ल्स हो सकता है? देखिए, जो इसकी शुरू में जो अलामात होती हैं वो नॉन स्पेसिफिक होती हैं कि बच्चे को हाई ग्रेड फीवर होना शुरू हो गया है, बच्चे को खांसी शुरू हो गई है, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसी हैं, बच्चा निढाल हो गया है, अपने खेल में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, स्कूल में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ये तो बहुत नॉन स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये मीज़ल की तरफ जा रहा है बच्चा। मिसाल के तौर पे रनिंग नोज़ हो जाएगी, स्टफ़ी नोज़ हो जाएगी कि नाक बंद हो रही है, खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, आंखें रेड होना शुरू हो जाती हैं, चेहरे के अंदर हल्की हल्की स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और जब डॉक्टर इसको देखता है, मुंह को खोलता है, तो उसमें एक ख़ास किस्म के स्पॉट्स होते हैं, अच्छा, जो दरमियान में वाइट होते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि हम ये नहीं कहेंगे कि पेरेंट्स उसको देखना शुरू कर दे, क्योंकि उसको देखने के लिए भी ये ट्रांसफ़र होने का चांस है, और उसको इंटरप्रेट करना भी डॉक्टर का काम है। उसको हम कॉप्लिक स्पॉट कहते हैं। और उसके बाद फिर जब रैश आता है, ये जो टाइम है ये 4-6 दिन इस तरह से गुजर जाते हैं, बाज़ दफ़े इससे ज़्यादा भी हो जाता है। और ये वो टाइम है जिसमें कोई भी डॉक्टर सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकता कि इसको मीज़ल है।
कोई ऐसा टेस्ट भी नहीं है? कोई ज़ाहिर बात है ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही रैश नमूदार होता है तो फिर पेरेंट्स बताते हैं कि एक रैश हो गया है और वो सर के जो हेयर लाइन है वहाँ से स्टार्ट हुआ और नीचे चेहरे और उसके बाद पेट और टांगों की तरफ चला गया। तो जब ये रैश आ जाता है और ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तो फिर आप बहुत सर्टन हो जाते हैं कि ये मीज़ल्स है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि ये मुख्तलिफ इकसाम होती हैं इसकी। चिकन पॉक्स में भी दाने बनते हैं, आपको मंकी पॉक्स में भी दाने कहते हैं बनते हैं, आपको मीज़ल्स के अंदर भी दाने बनते हैं। अब इसको किस तरह से समझा जाएगा कि ये मीज़ल्स है या खसरा है या फिर ये चिकन पॉक्स है, मंकी पॉक्स है? देखिए इसमें बड़ा ना टिपिकल, इसमें बहुत टिपिकल किस्म का रैश होता है। जहाँ तक चिकन पॉक्स की ताल्लुक है तो उसमें वो एक दाना सा होता है जिसके अंदर पहले पानी आ जाता है, फिर उसमें पस आ जाती है, फिर उसमें से वो स्कैब आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो झड़ जाता है। क्रॉप्स की सूरत में आता है। अगर पेरेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर वो देखते हैं कि बच्चे के पेट के आगे वाले हिस्से पे 4-5 दाने निकले हैं, फिर अगले दिन फिर 4-5-6 दाने निकल आते हैं, फिर कमर पे आ जाते हैं, क्रॉप्स की सूरत में आता है। और हर दाने की जो एज है वो डिफरेंट होती है। कोई इनिशियल फेज में होगा, किसी में पानी होगा, किसी में पस होगी, किसी में स्कैब होगा। ये आप चिकन पॉक्स बता रहे हैं? चिकन पॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। मंकी पॉक्स भी इससे मिलता जुलता होता है। लेकिन ये जो आपका टिपिकल रैश है खसरे का, ये बारीक बारीक से दाने होते हैं जैसे सैंड पेपर टाइप होता है, जिस तरह पित निकलती है और उसके बाद आप हाथ सरा लगाते हैं ना तो वो बिल्कुल एक होमोजीनियस से आपको नज़र आती है और उसमें कोई पस अंदर नज़र नहीं आ रही होती है और वो बिल्कुल, और इसका एक टिपिकल पैटर्न है कि सर से पाँव की तरफ आ रहा होता है ये। तो डॉक्टर के लिए तो बहुत आसान होता है कि वो देखते ही बता देता है कि ये रैश मीज़ल्स के हैं या उसके हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बात करूँगा कि हम इस चीज़ पे जाएं कि ये रैश एक प्रिवेंटेबल है और EPI प्रोग्राम जिसको आप कहते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसके अंदर बाकायदा इसकी वैक्सीन मौजूद है। और ये देखा गया है कि जो देही इलाके के लोग हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर से दूर हैं, या वो जो अनएजुकेटेड माएँ हैं जिनको ये नहीं पता कि बच्चा वैक्सीन लगा के उसको क्या बेनिफिट होगा, और वो अमूमी तौर पे उनके अंदर जो फॉलोअप है सेकंड डोज का या इवन फर्स्ट डोज का, वो उन माओं से बहुत कम है जो कि पढ़ी लिखी ख़वातीन है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें माओं के अंदर अवेयरनेस पैदा करना तो इस अवेयरनेस के लिए डॉक्टर साहब, वो लोग सबसे बेहतर तो ये है कि डॉक्टर से रुजू किया जाए। अगर कोई किसी की एक्सेस नहीं है घर पे, अगर आप उसको ट्रीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेहतर तरीका क्या हो सकता है? बेहतर दवा क्या हो सकती है? खुराक क्या हो सकती है? कहा जाता है कि ठंड से बचाया जाए जिसको मीज़ल्स हो जाए उस बच्चे को, तो नहलाना है, नहीं नहलाना, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना, ये थोड़ा सा अगर आप देखिए। इसमें ये है कि ये क्योंकि एक वायरल बीमारी है, इसमें बुखार तो इन्फेक्शन की वजह से होता है और कई दफ़ा हाई ग्रेड हो जाता है, और उसके बाद जो रैश आता है उसका एक अपना प्रोग्रेशन है कि किस तरह से आएगा और किस तरह से जाएगा। और फिर इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है वो कान में दर्द हो सकता है, कान में इन्फेक्शन हो सकती है, गला बहुत ज़्यादा पक सकता है, आंखें बड़ी रेड हो सकती हैं, नाक ब्लॉकेड हो सकती है। रूटीन के अंदर तो ये जैसे आराम से आता है, बुखार और थोड़ी बहुत तंगी होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। एक हफ्ते में? हाँ, तकरीबन एक हफ्ते के अंदर कम व बेश आगे पीछे होकर तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन कई दफ़ा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अगर तो सिंपल है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप घर पे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर पिक करेगा कि किस बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हुई है और किसको इलाज की ज़रूरत है। अच्छा, अमूमी तौर पे एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो कॉन्सेप्ट आपने पहले कहा ना, दवाई देंगे तो अंदर रुक जाएगा, रैश बाहर नहीं आएगा, ये सारे मिथ्स हैं। बहुत सारे हमारे जो समझ लें कि अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं या जो हुक्मा हैं जो गैर मुस्तनद इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, ये उनकी वजह से। लेकिन एंटीबायोटिक देने का रोल कोई नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो रही है, मिसाल के तौर पे नमूनिया हो सकता है इस बच्चे के अंदर, अगर कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो निमोनिया हो गया तो फिर आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है। कान के अंदर इन्फेक्शन हो गई, उसके अंदर दी जा सकती है। इवन बाज़ दफ़ा बच्चा स्क्रैच करना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें हम कहते हैं नाखून बच्चे के काट दें और लोशन ऐसे लगाते हैं जिसकी वजह से उसका स्क्रैच ना करना पड़ जाए उसको। तो अगर वो स्क्रैच कर रहा है, स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है। बॉडी उसकी वार्म रखें, ठंड से बचाएं? बस ये है कि आप टेम्परेचर ना होने दें, और उसके लिए आम तौर पे जो पैनाडोल, कालपोल, इस किस्म की दवाएं माएँ घर पे इस्तेमाल कर सकती हैं। एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। और विटामिन ई जो है ना, जो कि आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे, क्लिनिक लेके जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो विटामिन ई के साथ और विटामिन ए के साथ उसका अगर सप्लीमेंटेशन देंगे तो बच्चा बेहतर हो जाता है। और जनरल प्रिंसिपल के तौर पे जो विटामिन डी है, वो नॉर्मली बच्चे की जो इम्यूनिटी है, ओवरऑल इम्यूनिटी,
उसको बूस्ट करता बूस्ट है। कर दिया। जिंक अच्छा भी डॉक्टर साहब, overall जाते जाते एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगी कि वो क्या वजूहात हैं, कौन से अवामिल इसके पीछे काफ़रमा होते हैं कि ये खसरा बिगड़ जाता है और अमवात की वजह बन जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर ये क्योर नहीं हो पाता, बच्चे मौत के मुँह में चले जाते हैं, तो उसकी क्या वजूहात है? देखिए, अगर तो ये रूटीन में माइल्ड फॉर्म में खसरा आ रहा है तो उसमें तो मोर्टालिटी नहीं होती, तकरीबन वो नॉर्मल ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे बच्चे और ख़ास तौर पे जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं जिनको दोनों वैक्सीन लगी हैं, उसमें अगर खसरा हो भी जाता है तो वो खसरा बड़ा माइल्ड होता है और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होता है।